नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी कुमारी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं एक और नए एपिसोड में, जहां पर बहुत से सवाल और जवाब होने वाले हैं। जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं स्टडी अबैकस के को फाउंडर एंड एमडी समीर कात्याल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप बताएं। मैं भी बढ़िया सर। अब बात करें कि क्या चर्चा होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, बहुत से ऐसे सवाल सामने आए जिसमें देखने को मिला कि टीचर्स ट्रेनिंग घर पर से ली जाती है या फिर किसी काम के साथ कर सकते हैं। बहुत से ऐसे सवाल थे जिनका आज हम जवाब पाएंगे सर से। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार सर। सर, अगर बात करें टीचर ट्रेनिंग की, तो बहुत से लोग सवाल करते हैं कि कौन कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है, किसी पोस्ट पर होने चाहिए, या फिर एज क्राइटेरिया क्या है? देखिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है जी। चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो ट्यूटर हो, चाहे वो ट्यूशन लेते हो, चाहे वो स्कूल गोइंग टीचर हो या फ्रेश ग्रेजुएट हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट टीचर शुड बी अ ग्रेजुएट जरूर हो, और अगर एनटीटी किया हुआ है तो दी बेस्ट है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। एज क्राइटेरिया, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। फ्रेश ग्रेजुएट यानी कि मान के चले 18-20 साल का बच्चा भी एक ट्रेनर बन सकता है। और अपर एज की मैं बात करूं तो 50-55 साल तक के भी टीचर्स हमारे साथ वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम अपने अपने एरिया में कर रहे हैं। तो एज क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, और उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएशन जरूर हो, और एक पैशन हो उनके बच्चों के साथ काम करने का, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन के बच्चे ज़्यादा हमारे पास एनरोल होते हैं, तो उनके साथ काम करना थोड़ा चैलेंजिंग भी रहता है। तो एज क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, और होम मेकर, हाउसवाइफ, टीचर, प्राइवेट टीचर, ट्यूटर और फ्रेश ग्रेजुएट, एनीवन कैन अप्लाई। ओके सर, वही बात आती है ना, बहुत सी महिलाएं जो है वो कंफ्यूजन में आ जाती है कि भाई हमारे पास ये भी काम है, हमारे पास इतने सोर्स नहीं है जाने के आने के। तो वही बात करें कि क्या जो टीचर्स हैं उनको इंस्टीट्यूट ही खोलना पड़ेगा या फिर वो घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, देखिए, इंस्टीट्यूट खोलना तो अगर मैं कहूँ कि यस, हाँ, इन फ्यूचर आने वाला टाइम उन्हें इंस्टीट्यूट खोलना ही पड़ेगा अगर उनको ग्रो करना है तो। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में यानी कि इनिशियल पीरियड में देयर इज नो नीड, क्योंकि अदर इन्वेस्टमेंट, एक पूरा इन्वेस्टमेंट पैटर्न फिर उसके साथ अटैच हो जाता है। इंस्टीट्यूट खोलने में एक आपको कमर्शियल स्पेस चाहिए, 1 या 2 क्लासरूम चाहिए, रिसेप्शन चाहिए, उसके लिए आपको स्टाफ चाहिए और बहुत सा इंफ्रा आपको साथ चाहिए, तो वो एड ऑन हो जाए स्टार्टिंग में। अभी टीचर ने स्टार्ट किया है, पता नहीं एनरोलमेंट एकदम से बहुत ज़्यादा हो ना हो, तो एक उनके ऊपर एक्सेस बर्डन आ जाता है। इनिशियल पीरियड पे नहीं, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑन होम और ड्राइंग रूम। वो अपने घर से, अपने ड्राइंग रूम से अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओनली हफ्ते में 2 दिन हमारे बच्चे ने आना है, ट्वाइस इन अ वीक क्लास रहती है, 1-1 घंटे की, 1, 2 या 3 बैच इजीली एक टीचर अपने घर से ले सकता है। या मैं ये कहूँ कि इनिशियली उसको कोई इन्वेस्टमेंट डिसाइड ट्रेनिंग फी तो है ही है ना, उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। दे कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑन होम, वहाँ से कर सकते हैं। और जैसे जैसे ग्रेजुअली स्लो एंड स्टडी ग्रोथ आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, उनको अपने आप नीड होगी कि नहीं, अब मैं 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख रुपया अर्न कर रही हूँ, तो मैं 15-20 हज़ार का एक रेंटेड एकोमोडेशन ले सकती हूँ, वहाँ मैं जाकर वर्क कर सकती हूँ, और वहाँ से फिर मैनीफोल्ड ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो वो अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो सर, एक और क्वेश्चन आता है कि बहुत सी महिलाएं या फिर कोई भी ये सोचता है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ ही दूसरा भी काम कोई कर लेते हैं, तो आपके हिसाब से एक ही चीज पर फोकस्ड रहना क्यों जरूरी है? देखिए, एक ही चीज पे फोकस रहना, इट्स लाइक लाइफ क्वेश्चन। जिंदगी में भी तो हम ऐसे ही है कि बहुत सी चीज़ों की तरफ ध्यान लगाएंगे और काम कर रहे हैं कोई एक काम, और हमारा ध्यान अलग अलग चीज़ों में जा रहा है, तो वहाँ हमारा फोकस हमेशा हटेगा अपने टॉपिक से। तो एक जगह फोकस करना बहुत ज़रूरी है एट ए टाइम, राइट। अगर यहाँ हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हमारा फोकस यहाँ पे है। अगर इसके साथ में मैं एक फ़ोन भी अटेंड कर लूँ, किसी से बात भी कर लूँ, स्टाफ को इंस्ट्रक्शन भी दे लूँ, तो ना तो वो हो पाएगा, ना ये हमारा वर्क हो पाएगा। सो एट ए टाइम, सिंगल टास्क पे हम लोग फोकस करें, ये बहुत ज़रूरी है। और निरंतरता, ठीक है, कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़रूरी है। एक कुआं खोदना है,
अब एक कुआं खोदना है तो हमें कम से कम 100 फीट तक जाना पड़ेगा, 100 फीट तक हमें गहराई तक जाना जी। पड़ेगा। मे बी 100, मे बी 200, मे बी 300, डिपेंड करता है कि किस जोन में हम लोग इंडिया के किस जोन में हम लोग हैं, राइट। अब अगर मैं कहूँ कि हमने 10 फीट कुआं खोदा, पानी नहीं निकलेगा। जी। मन खराब हो गया कि नहीं यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, नहीं इस जगह पे पानी नहीं आया, किसी ने कह दिया यहाँ पानी आने वाला नहीं है, हम 2 किलोमीटर दूर चले गए, वहां फिर 10-15 फुट हमने खोदा, जी। फिर किसी ने कह दिया, यहाँ हमारे मन में आया कि नहीं यहाँ पानी नहीं आ रहा, हम तो थक गए, यहाँ भी पानी नहीं निकलेगा। एक माइंड के अंदर एक थॉट आता है, वहां भी छोड़ दिया। ऐसे करते करते हमने 10-12-15 जगह पे काम किया, जी। क्या कहीं पानी आएगा? कहीं। नहीं, कहीं कहीं भी नहीं आएगा। जी। हमने एफर्ट कितना किया? अगर 10 जगह हमने एफर्ट किया और 100 या 10 या 15 फुट हर जगह खोदा, जी। तो हमने कितना एफर्ट कर लिया? तकरीबन 100 से 150 फुट। बिल्कुल। हमने काम तो किया, अलग अलग जगह पे वर्क भी किया, बट रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो रिजल्ट लाने के लिए अगर हम एक ही जगह पे फोकस होकर, एक ही जगह पे बिना किसी की कोई बात सुने, अपने मन की सुनिए और काम करना स्टार्ट कीजिए। जी। और वहां अगर 100, 150, 200 फुट तक भी अगर हम खुदाई करते तो क्या कुएं में क्या कुआं नहीं खुद नहीं तैयार होता? क्या बिल्कुल। पानी नहीं निकलता? डेफिनेटली निकलता, क्योंकि अर्थ के नीचे, जमीन के नीचे पानी तो है। जी। फर्स्ट लेयर में भी है, फर्स्ट लेयर में नहीं आएगा, थर्ड, सेकंड और थर्ड लेयर में भी पानी है। जी। तो पानी तो डेफिनेटली है। अब नहीं आ रहा तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट में कमी है। जी। तो एक काम एक ही टाइम पे और कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम करेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। अब चाहे वो लाइफ में हो, चाहे हम कोई काम कर रहे हैं, और चाहे टीचर ट्रेनिंग या जो हम बच्चों के साथ वर्क कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के साथ वर्क कर रहे हैं, जी। या हम अपने काम की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो जितना हमारा एफर्ट उतना हमारा रिजल्ट। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, माइंड में एक चीज रखिएगा, कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट में कमी है। दैट्स इट। बिल्कुल। तो सर आपके पास कोई आता होगा, स्टूडेंट है, टीचर है, या फिर किसी का कॉल वॉल भी आता होगा, तो सबसे पहला सवाल आई थिंक यही होता होगा कि अबैकस एजुकेशन का फ्यूचर क्या है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? देखिए, अबेकस और के साथ एक वैदिक मैथ्स जुड़ा हुआ है। अबेकस और ये दोनों, जी। हम दूसरी भाषा में कहें बहन भाई हैं, आपस में साथ साथ चलते हैं कोर्स। तो अबेकस और वैदिक मैथ्स का जो फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर, तो आपको जानकारी है कि एआई का आने जा रहा है, जी। या ये कहें कि आ चुका है, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई का जो फ्यूचर है, एआई में ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आएंगी कि जो काम हम बहुत से लोगों के साथ करवा रहे हैं, वो एक चुटकियों में वो काम ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बैकएंड सॉफ्टवेयर है, या जो इसका बैकएंड है, मैकेनिज्म है, वो हमें करके दे देता है। जी। ठीक है। अब वो जो काम, देखिए अगेन, नकल के लिए भी अकल चाहिए। बिल्कुल। अगर अकल नहीं है तो वो नकल भी हमारे लिए डिस्ट्रक्शन का काम करेगी। इसी तरीके एआई के साथ वर्क करने के लिए, या एआई को चैनलाइज करने के लिए, या उसको कमांड देने के लिए भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल। राइट। और वो नॉलेज चाहे कोडिंग की हो, चाहे आने वाले हमारे एआई की हो, चाहे आने वाले हमारे सॉफ्टवेयर की हो, या हमारा जो बैकएंड मैकेनिज्म चल रहा है, इट्स ऑल डिमांड मैथमेटिक्स। वो मैथ्स डिमांड करेगा। अब शायद मैं कुछ शब्दों में समझा पा रहे हैं हम लोग बच्चों को, पेरेंट को शायद नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन जो जो इस फील्ड में आगे चले गए बच्चे, वो खुद बता रहे हैं कि कोडिंग या कंप्यूटर्स विदाउट मैथमेटिक्स नहीं होने वाले, क्योंकि मैथ्स के साथ एक सब्जेक्ट और भी है, साइंस। जी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ट्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जो बच्चे, जो एक हमारा एनालिसिस है, ट्यूशन के लिए सबसे ज्यादा बच्चे जो जाते हैं, वो क्या सब्जेक्ट डिमांड करते हैं? मैथ्स एंड साइंस। इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। हाँ जी। इंग्लिश क्यों? क्योंकि लैंग्वेज है। जी। हमारा आने वाला सारा करिकुलम इंग्लिश बेस्ड है, वो जो भी ग्रेजुएशन बेस्ड आने वाला है, राइट। सेकंड हो गया मैथमेटिक्स, जिसकी मैं अभी बात कर हाँ रहा जी। हूँ। मैथ्स की इंपॉर्टेंस को कोई झुटला नहीं सकता। देन थर्ड हो गया साइंस। अब अगर साइंस की मैं बात करूं तो साइंस में 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, जी। सेकेंडरी के बाद हाई सेकेंडरी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, जी। राइट। फिजिक्स किसी से भी पूछिएगा जो जानकार होगा, वो यही कहेगा, यस, फिजिक्स 70% बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। जी। फिजिक्स का जो 70% भाग है, वो मैथ से रिलेट करता है। केमिस्ट्री का 30 to 40% पार्ट मैथ से रिलेट करता है,
बायो में मानते हैं चलिए मैथ्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जी सो मैथ्स अपने आप में 100%, फिजिक्स के साथ में 70% और एड ऑन हो गया, केमिस्ट्री के साथ में 30-40% और एड ऑन हो हाँ और जी एड ऑन हो गया। जी तो मैथ्स की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई, 100 + 70 + 30, जी 200% आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, राइट। तो मैथ्स की इंपॉर्टेंस इसीलिए ज्यादा है। जो बच्चा मैथ्स में वीक है वो आने वाले टाइम में साइंस में भी वीक रह जाएगा। सो अब जब बच्चा चाहेगा मुझे 11th में अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट वो मांगेगा साइंस। तो साइंस विदाउट मैथ्स और विदाउट फिजिक्स और केमिस्ट्री तो शायद टफ हो जाएगा। जी और किसी तरीके स्कूल से ले भी लेगा तो ग्रेजुएशन में या जो एंट्रेंस आएंगी या जो नीट आएंगे एग्जाम्स, या जो फिटजी के जो एग्जाम आएंगे, या जो इनके आईआईटी जेई मेंस के जो हाँ एग्जाम जी आएंगे, वो कैसे अप्लाई होंगे। उसके लिए ही और शी नीड्स मैथमेटिक्स। और उस इनिशियल स्टेजेस पे जाकर अगर हम मैथ्स के लिए ट्यूशन या मैथ्स के लिए कोचिंग के लिए भागेंगे तो शायद नंबर ला पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो अगर हमें मैथ्स अंडरस्टैंड करना है, सो वी नीड मैथ्स विद हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन में, और उसको वहां तक ले जाने का सबसे अच्छा और कारगर मीडियम है एबेकस, और उसके बाद वैदिक मैथ्स। जी सर, वहीं बात करें अगर पेरेंट्स को कुछ टिप देना चाहें इससे रिलेटेड कि अबैकस स्किल्स को किस तरीके से घर पर ही डेवलप किया जाता है, तो क्या टिप्स रहेंगी आपकी? देखिए, पेरेंट्स के लिए एक हम बहुत अच्छा सा फ्रेज यूज करते हैं, पेरेंट्स बिकम अ टीचर एट देयर होम यस एंड अ टीचर बिकम अ पेरेंट एट देयर क्लासरूम। यानी कि इसी भाषा में कहें तो पेरेंट को एक टीचर बनना है अपने घर में, और एक टीचर को एक पेरेंट बनना है अपने क्लासरूम में। यानी कि पेरेंट जो टेक केयर कर रहा है बच्चे की, अगर वो थोड़ा थोड़ा एकेडमिक्स पे जो बच्चा ले रहा है उसका फॉलोअप लेता रहे, या उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवाता रहे, या जो एंड या ओरल्स की हम पेरेंट्स को बच्चों को बताते हैं कि आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, वो अगर प्रैक्टिस पेरेंट बच्चों से करवाता रहता है तो मैनीफोल्ड रिजल्ट आता है। और दूसरी चीज़, टीचर बिकम अ पेरेंट, क्योंकि टीचर अगर अपने क्लासरूम में है और बच्चा अगर उसके साथ बिहेव कर रहा है, मे बी टीचर मे बी बच्चा, तो हमें देखना है कि हमें एक पेरेंट की तरह भी बच्चे से बिहेव करना है। जी सिर्फ टीचर का टीचर बन के नहीं रहना। अगर टीचर बन के रहेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बट कई बार बच्चा स्ट्रिक्टनेस से नहीं प्यार से मानता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि पेरेंट थोड़ा सा बिहेव करे लाइक अ टीचर, बच्चों की प्रैक्टिस, बच्चों को फॉलो अप, क्लास में क्या हो रहा है, ये नहीं कि बस क्लास में जो हुआ वो हुआ, उसके बाद में बच्चे का जब रिजल्ट आया तब जाकर आपने टीचर से पीटीएम में आपने बात की। नहीं, इन ड्यूरेशन में आपने क्या फॉलो अप लिया, जो बच्चे ने क्लास में वर्क किया, अगर आप थोड़ा सा उसको देख लुक आउट करते रहते हैं, चाहे बच्चे को आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मे बी आप अंडरस्टैंड नहीं भी कर रहे, अगर आपने एक बार बच्चे की स्कूल नोटबुक ओपन करके देख भी ली ना, तो बच्चे के माइंड में एक चीज़ चली गई कि यस, मेरे मम्मी ने मेरा होमवर्क देखा है, और अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो फिर मम्मी मुझे डांट लगाएगी। सो देन मुझे अपना होमवर्क करना है, अपना बैकअप करना है, अपना लर्न करना है। तो पेरेंट और टीचर अगर दोनों एक दूसरे के साथ मिल के वर्क करेंगे तो रिजल्ट हमेशा बच्चे का बहुत अच्छा आएगा। ओके, बट सर इज इट रियली हेल्पफुल टू ऑल? एबेकस की जो कोचिंग हम लोग देखते हैं वो सभी के लिए हेल्पफुल है। अगर आपका क्वेश्चन एबेकस का है तो मैं कहूँगा यस, इट इज हेल्पफुल टू ऑल। इट इज a win-win situation for all, like a teacher, like a parent और like a student। जी तीनों के लिए विन विन सिचुएशन। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट के लिए विन विन सिचुएशन क्यों है, क्योंकि उसका ग्रेड अच्छा आ रहा है, उसको मैथ्स में मजा आ रहा है, जी उसका ब्रेन के जो ब्रेन एक्सरसाइज हम लोग दे रहे हैं अच्छे के साथ, उसका सब्जेक्ट इन वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा दे रहा है। तो वो हर सब्जेक्ट में रिजल्ट देगा, मे बी इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी, साइंस में भी, हिंदी में भी, एसएसटी। जब बच्चे का लर्निंग पैटर्न अच्छा है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली आना, ठीक है। अब बच्चा हैप्पी, विन विन जी सिचुएशन फॉर चाइल्ड। पेरेंट के लिए अगर बच्चा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उसके स्कोर अच्छे आ रहे हैं, टीचर उसको प्रेज कर रहा है, पीटीएम के अंदर आपको लाइक बच्चे को प्रेज मिल रहा है, और बच्चा स्कूल में अवार्ड विनिंग एक अपना स्कोर अच्छे स्कोर के साथ आ रहा है, तो पेरेंट को और क्या चाहिए जी कि अगर वो जो इन्वेस्ट कर रहा है अपने बच्चे पे, जैसे मैंने पहले कहा था इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट ना, तो जो इन्वेस्ट कर रहा है वो उसको पता है मेरा रिजल्ट अच्छा है। हाँ जी सो बच्चा खुश,
पेरेंट खुश। अब रह गया टीचर। अब टीचर के लिए तो विन विन सिचुएशन है ही है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनली वर्क कर रहा है, तो वो एक फी ले रहा है, तो एक कम से कम टाइम में, यानी कि ट्वाइस इन वीक क्लास एक बच्चे के लिए हफ्ते में 2 दिन काम करके वो एक फी भी जनरेट कर रहा है। बच्चा भी खुश है, पेरेंट भी खुश है, उसको रिकॉग्निशन मिल रही है, पेरेंट से एप्रिसिएशन मिल रही है, उसको रिव्यूज मिल रहे हैं, प्रोफेशनली वो ग्रो कर रहा है, तो तीनों के लिए विन विन सिचुएशन आ जाती है। तो यस, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल थ्री। ओके, तो जैसे कि आपने देखा इस एपिसोड में आपको ऐसी चीजें जानने को मिली हैं, मतलब कि जो सबसे 3 इम्पोर्टेंट किरदार हैं, टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, तीनों के लिए ही बहुत सारे बेनिफिटफुल टिप्स बताई हैं सर ने, और भी बहुत से तरीके बताए हैं। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पेरेंट्स से, टीचर्स से, बच्चों से सिर्फ यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इट्स लाइक अ टीम वर्क। ये एक टीम वर्क है, पेरेंट का, टीचर का और स्टूडेंट का। अकेला ना स्टूडेंट कुछ कर सकता है, अकेला ना टीचर कुछ कर सकता है, ना अकेला पेरेंट भी कुछ नहीं कर सकता। सो रिजल्ट अगर हमें बच्चों से लेना है तो हमें तीनों को कंबाइन एक टीम में आना पड़ेगा। 33% बच्चा अपना दे रहा है। बच्चा अपना कैसे दे रहा है? वो क्लास में, स्कूल में अपने टाइम पे आ रहा है, अपना होमवर्क करके आ रहा है, बच्चे ने अपना 33% कंप्लीट हमें दे दिया। नेक्स्ट 33% पेरेंट का पार्ट है कि बच्चे को वहां तक लेकर आना है, पिक एंड ड्रॉप, है ना, उसकी फीस, उनका टेक केयर बच्चे का पेरेंट को ही करना है, सारा काम बच्चा खुद नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट को अपना 33% इसमें डिवोट करना है। अब जो 33% या थर्ड पार्ट टीचर का आ जाता है कि अब अगर बच्चा उसके पास आ गया क्लास में, अब उसको पूरी शिद्दत के साथ उस बच्चे के साथ काम करना है, रिजल्ट लेना है। कोई भी दिक्कत आ रही है बच्चे के बिहेवियर में, या वो नई या स्लो लर्नर है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ टीचर्स वर्क। टीचर का काम है उसको पेरेंट के साथ मिल के बात करके कवर करना है, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उसको रिजल्ट देना है। तो जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, इट्स लाइक अ ट्राइंगल में 3 कोण रहते हैं ना, तो ट्राइंगल जब रहता है तो 1 पार्ट इज पेरेंट, सेकंड पार्ट इज टीचर, थर्ड पार्ट इज स्टूडेंट। तो जब तीनों पार्ट इकट्ठे हो गए, तीनों चले, तो ट्राइंगल का जब एरो ऊपर जाता है तो शूट जाएगा, तो शूट हमेशा अप की तरफ जाएगा। तो यानी कि पेरेंट का जो, स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो हमें तीनों को कंबाइन होकर वर्क करना है। तो यही मेरा आज का आपका टिप है। थैंक यू सो मच सर। तो अलविदा लेते हैं आपसे इन सवालों के साथ। अगली बार आपसे मिलेंगे और भी बहुत सारे सवालों के जवाब के साथ, जहां पर आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाने वाली है। धन्यवाद। थैंक यू।